हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद बेक। तो कीमोथेरेपी के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन लाइक एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो जो टेट्रासाइक्लिन्स होती है उनका ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है, जिसका मतलब ये हर एक ऑर्गेनिज्म को किल करने की कैपेबिलिटी रखती है एक्सेप्ट द वायरसेस एज वेल एज द फंजाई। ये जनरली स्टैटिक नेचर की होती है, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को रोकेगी। कैसे रोकेगी? उनकी प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म को हिंडर करके। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4 साइक्लिक रिंग से बना हुआ है और जनरली ये डेरिवेटिव है एक पॉलीसाइक्लिक नेथालीन कार्बोक्सामाइड लाइक कंपाउंड का। ये दो तरीके का हो सकता है, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में हमारे पास डेमेक्लोसाइक्लिन, मेटासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन आते हैं। वहीं नेचुरल में हमारे पास क्लॉर टेट्रासाइक्लिन जिसको हम ऑरियोमाइसिन भी कहते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जिसको हम टेरामाइसिन भी कहते हैं। इनके सोर्सेज की बात करें तो क्लॉर टेट्रासाइक्लिन ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसिन से और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक येलो कलर का पाउडर होता है जो कि पाउडर फॉर्म में मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल होता है, बट इसको स्टेबल करने के लिए हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या फिर पॉलीविनाइल पायरोलिडीन का भी यूज कर सकते हैं। ये जनरली जो पाउडर होता है वो बिटर टेस्ट का होता है, बट हमें इसको टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए। और इसका पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका मतलब इसका पीएच 6.5 के अराउंड होता है। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो है कि ये डाई और ट्राईवैलेंट कैटायन के साथ चिलेट कर जाता है, जिसको ये कॉन्ट्रा इंडिकेट करता है कि आपको ये मिल्क के साथ नहीं देना कभी भी, क्योंकि अगर आप इसको मिल्क के साथ दोगे तो मिल्क का जो कैल्शियम होगा वो इसके साथ चिलेट कर जाएगा और वो बॉडी में ना तो कैल्शियम को उसका रोल परफॉर्म करने देगा ना खुद परफॉर्म करेगा। वही जो बोन्स और कैल्शियम बोन्स और टीथ होते हैं उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ड्रग जाके इनमें डिपॉजिट हो जाती है और इनकी ग्रोथ को हिंडर करती है। जनरली ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट वन, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट सॉल्ट की फॉर्म में आता है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग हो सकता है। जो शॉर्ट होते हैं उनकी हाफ लाइफ लेस देन 8 आवर्स होती है, इंटरमीडिएट की 8 से 16 घंटे होती है और लॉन्ग की 16 घंटे से ज्यादा की होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो भी हमने नेचुरल में पढ़े थे वो शॉर्ट एक्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और द क्लॉर टेट्रासाइक्लिन। इंटरमीडिएट की बात करें तो डेमोक्लिसाइक्लिन, डेमेक्लोसाइक्लिन या फिर मेटासाइक्लिन। लॉन्ग की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। अब डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन एक ऐसा पेयर है जिसको आप याद रख कर लो तो आप इसकी फार्माकोकाइनेट या कोई भी प्रॉपर्टी को मिलाकर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग एक्टिंग कौन है? डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। लिपिड सॉल्युबल कौन है? डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन क्रॉस कर सकता है? डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। ऐसी कौन सी टेट्रासाइक्लिन है जिसको आप ओरली भी दे सकते हो? डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। ऐसी कौन सी टेट्रासाइक्लिन है जिसको आप देते हो तो वो 40% मेटाबोलाइज होके बाहर निकलती है? डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पहले ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको एक एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। जो हमने पहले एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी उनको ऑक्सीजन डिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को ही किल कर रहा था। बट अब इसको ऑक्सीजन डिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बस एक एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ताकि वो बैक्टीरिया के अंदर जा पाए, जिसकी वजह से वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है। अब बैक्टीरिया के अंदर आकर वो बैक्टीरिया के 30S सब यूनिट में 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाकर अटैच कर जाएगा और टीआरएनए जो अपना काम कर रहा था साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लाकर राइबोसोम की ए साइट पे अटैच करने का, वो अब यहाँ पर अटैच नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन अब बाइंड हो चुका है 30S पे और वो टेट्रासाइक्लिन और वो जो टीआरएनए है उसको वो यहाँ पे बाइंड नहीं करने देगा। अब ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी भी शो करता है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उनमें ये जो एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है एंट्री का वो नहीं होता है, वरना अगर वो अंदर आ गया ह्यूमन सेल के तो ह्यूमन सेल में भी 40S राइबोसोमल सब यूनिट है, तो वो उस पर भी एक्ट करके ये सेम एक्शन शो कर सकता है। अब हम इसको एंटीबायोटिक विद अ ब्लैंकेट एक्टिविटी कहते हैं क्योंकि ये हर ऑर्गेनिज्म को कैटर कर रहा है, बी इट एरोबिक और बी इट एनारोबिक। रेजिस्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया जनरली इफ्लक्स मैकेनिज्म को कैटर करता है, जिसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर तो वो ड्रग आ गई है बट बैक्टीरिया उसको जनरली
जल्दी जल्दी इफ्लक्स पम्प से बाहर निकाल देता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत कम होती है, और अगर आप इसको रूमिनेंट्स और हॉर्सेस में दोगे तो उनमें सुपरा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा तो मर जाता है और जो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्लेयर अप कर जाते हैं। तो ओरली नहीं देना, फूड के साथ तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि फूड के जो आयन होते हैं वो चिलेट कर जाएंगे टेट्रासाइक्लिन के साथ और वो उसको एक्शन ही परफॉर्म नहीं करने देंगे। इसके बाद दो एग्जाम्पल है, डेमोक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन, जो कि आप ओरली दे सकते हो। आईएम करोगे तो फिर क्लोर टेट्रासाइक्लिन इरिटेंट एक्शन शो करता है, तो आप इसको कोकेन के साथ एडमिनिस्टर करके दे सकते हो। आईवी दोगे तो आईवी में फास्ट आईवी नहीं देना, क्योंकि फास्ट करोगे तो फिर कैल्शियम की चिलेशन हो जाएगी ब्लड में और हाइपोकैल्शियमिया बॉडी में हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट को कैल्शियम नहीं मिलेगा और वो स्टॉप कर देगा बीट करना। टॉक्सिसिटी की बात करें तो टीथ और बोन में जाके वो अटैच हो रहा था, जिसकी वजह से टीथ में डिस्कलरेशन हो जाएगी और बोन की ग्रोथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इसको यंग और प्रेग्नेंट एनिमल्स में नहीं देना है। हेपेटोटॉक्सिक एनिमल्स में नहीं देना है, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी कर देगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देगी। जब आप एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन दोगे तो वो एक ऐसा मेटाबोलाइट बना देगी जो पीसीटी में जाके बैठ जाएगी और वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल बंद कर देगी, बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जिसको हम फेंकोनाई सिंड्रोम कहते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी भी ये कॉज करता है, क्लॉटिंग टाइम को ये बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरा अब विटामिन के सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। सुपरा इन्फेक्शन की हमने बात करी कि अगर आप रूमिनेंट्स और हॉर्सेस को दोगे ओरल रूट से तो उनमें सुपरा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बात करें, यंग और प्रेग्नेंट में नहीं देना, लिवर खराब है तो नहीं देना, किडनी खराब है तो नहीं देना, एक्सपायर तो बिल्कुल नहीं देना, फेंकोनाई सिंड्रोम कर देगा। ओरली किसी भी फूड के साथ नहीं देना, उसके साथ चिलेट कर जाएगा। और किसी भी एनिमल को दूध में मिलाकर तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो एक्शन ही शो नहीं करेगा। तो ये हमारा टेट्रासाइक्लिन के बारे में लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम एक नई एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे।